एवरीवन हेलो एंड जय हिंद। प्लीज कंफर्म करें वॉइस आ रहा है क्या? कि वैसे कमेंट किया होगा, प्लीज कंफर्म करें वॉइस आ रहा है। मैटर हम लोग करने वाले हैं आज एंड ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का। कोई वाइब्रेशन तो नहीं है साउंड में? प्लीज कंफर्म। ऑल क्लियर, ओके। चलो फिर हम लोग जो है आज स्टार्ट करने वाले मैटर को, राइट। एंड थोड़ा सा इन डेप्थ यहाँ से हम लोग स्टडी करेंगे, क्वेश्चंस यहाँ से बहुत डिटेल में पूछे जाते हैं आपसे। टॉपिक लंबा होने वाला है, सो वन शॉट में खत्म नहीं होगा। आज इसका फर्स्ट पार्ट है और कल जो आपका सेकंड पार्ट होगा, ठीक है, राइट। चलिए तो पहले समझते हैं मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, हर वो चीज जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता है, जगह लेता है, उसको बोलते हैं मैटर। हर वो चीज जो कि स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, जगह लेता है, उसको बोलते हैं मैटर बोलते हैं। चाहे कुछ भी हो, टेबल हो, चेयर हो, वाटर हो, एयर हो, राइट। आपके गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी चीज कोई भी चीज अगर वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसके पास अगर मास है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? उसको मैटर बोलेंगे, ठीक है। स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसके पास एक पर्टिकुलर मास है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? मैटर बोलेंगे, ठीक है। चलिए, और मैटर जो है पांच बेसिक एलिमेंट्स बनते हैं, जिसका बोलते हो पंचतत्व, है ना। मैटर जो है वो पांच बेसिक एलिमेंट्स बनते हैं, उसका बोलते हो पंचतत्व। पंचतत्व, अब ये पंचतत्व में क्या आता है? पंचतत्व में क्या आता है, ठीक है। अच्छा आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है या किसी पेपर में शायद 2019 या 20 के पेपर में, जैसा 21 के पेपर, 19 तो नहीं 20 या 21 के पेपर में जो आया हुआ था कि इनमें से कौन सा पंचतत्व नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो एयर एयर हो गया, आपका अर्थ हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। फायर हो गया, फायर हो गया, राइट। स्काई हो गया, स्काई हो गया, और आपका वाटर हो गया, वाटर वाटर हो गया, क्लियर है। तो मैटर क्या होता है? हर वो चीज जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसके पास मास है, उसको बोलेंगे मैटर, उसको बोलेंगे मैटर। एंड मैटर इज द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट, मैटर इज द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट, दैट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। देखना शायद 2021 में आया था, 2021 में आया हुआ था, ठीक है, सीए में, ठीक है। तो इस टाइप से डायरेक्ट हिट एंड आते हैं, है ना। 21 वाले मैटर से, हाँ बिल्कुल 21 में था शायद, ठीक है। चलिए अब मैटर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, है ना। पहला बात तो ये है कि जो आपके मैटर्स हैं, जो आपके मैटर हैं, पहला बात तो ये जो मैटर है ये किससे बनता है? टाइनी पार्टिकल्स बनता है। इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। क्या हो गया है, क्या लिख रहा हूँ, वेट। इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, राइट। इसके अलावा मैटर, ये जो पार्टिकल होते हैं, ये जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। कंटिन्यूअस मोशन में होंगे तो उनके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? उनके अंदर होगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज कुछ अगर मोशन में है, कुछ अगर मोशन में है तो उसमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। रविशंकर देशमुख क्लास अभी अगर केमिस्ट्री का और केमिस्ट्री पे ध्यान दीजिए। पेपर 2 के बारे में लास्ट में जो स्टेप डाउट होते हैं, पेपर 2 करंट अफेयर्स, ये जो डाउट्स है ना वो लास्ट में रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लास का फ्लो नहीं होगा, बता देते हैं क्लास जो है अब पेपर 2 का होता है सैटरडे को, सही है, राइट। अभी क्लास पे ध्यान देते हैं हम लोग। बात की मैटर क्या होता है, एग्जांपल देखें। मैटर का हम लोग अभी अगर स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, मास है, वॉल्यूम है, मतलब क्या मैटर है, ठीक है। इसका फाइव बेसिक एलिमेंट क्या होता है? पंचतत्व क्या होता है? तो एयर, हवा, धरती, दैट इज अर्थ, फायर, दैट इज आग, है ना, स्काई, और आपका वाटर हो गया। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो टाइनी पार्टिकल्स मिलकर बनते हैं। वैकेंट स्पेस होता है अंदर पार्टिकल्स के अंदर, और पार्टिकल जो है वो कंटीन्यूअस मोशन होते हैं। पार्टिकल कंटीन्यूअस मोशन होंगे मतलब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। और जो पार्टिकल्स हैं ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होते हैं। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर, दे आर हेल्ड टुगेदर विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर है। चलिए अब ये बहुत तरह का होता है ना। मेनली आपका पांच होता है, पढ़ना आपको पांच है, होता आपने पढ़ा होगा तीन, आपने पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैस, बट होता पांच है ना। सॉलिड लिक्विड गैस आपने पढ़ा होगा, होता क्या है? पांच है, ठीक। तो हम बिल्कुल बेसिक्स लेके चलते हैं, नॉनसेंस वालों को दिक्कत ना हो, है ना। तो पहला हम लोग लेते हैं सॉलिड। फर्स्ट लेते हैं सॉलिड, फर्स्ट लेंगे सॉलिड लेंगे ना। ये क्यूब से ही बना है ना, क्यूब से ही तो बना है, राइट। तो बात करते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड के बारे में, सॉलिड के बारे में जब बात करेंगे सॉलिड के बारे में, तो इसका अपना फिक्स्ड शेप होगा, इसका अपना फिक्स्ड शेप होगा। फिक्स्ड शेप क्यों होगा? बिकॉज इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ठीक है, वो क्या होगा? वो होगा कम, वो होगा बहुत कम, कॉम्पैक्ट होगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है? आपको पता है कि कोई भी चीज जो मॉलिक्यूल्स बने होते हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल्स होता है। तो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से एक दूसरे में चिपके रहते हैं, इसलिए क्या होता है? सॉलिड रहता है। लेकिन सॉलिड में क्या करेंगे हम लोग? आग लगाएंगे, है ना। ये सॉलिड में क्या करेंगे हम लोग? तुम्हारे रिश्तेदारों का काम करेंगे, तुम्हारी बुआ करती है, आग लगाएंगे। जब आग लगाएंगे तो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो क्या इसका पर्टिकुलर शेप होगा? नहीं, इसका कोई पर्टिकुलर शेप जो है अब नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था, इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था वो क्या हो गया? वो बढ़ गया। वो क्या हुआ? वो बढ़ गया, ठीक है। क्या हो गया? बढ़ गया, है ना। जो सॉलिड था उसके पास क्या था? एक पर्टिकुलर शेप था। कारण क्या था? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो कम है, कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से इसका डेंसिटी हाई था, घनत्व जो है, डेंसिटी जो है वो हाई था, हाई था। लेकिन यहाँ पे क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, जिसकी वजह से शेप प्रॉपर नहीं है, और प्रॉपर शेप नहीं है तो क्या है? डेंसिटी जो है इसका लो है। डेंसिटी क्या है? लो है, लो डेंसिटी है। हम लोग क्या करेंगे? आग और लगाएंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे? और आग लगाएंगे तो क्या होगा? अब ये अगेन ब्रेक होगा। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, आपको बताया था कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, तो वो पार्टिकल्स और मोशन में आएंगे, और वाइब्रेट करेंगे, और मोशन में आएंगे, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो और दूर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? ये गैस बन जाएगा। ये गैस बन जाएगा। गैस का कोई शेप है क्या? बिल्कुल शेप नहीं है, बिल्कुल शेप नहीं है। इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो और ज्यादा एक्सटेंड करेगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और सबसे लीस्ट डेंसिटी इसका होगा, सबसे लीस्ट डेंसिटी जो है आपके गैस का होगा। सॉलिड क्योंकि सॉलिड है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है कम है, जिसको आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे, इसको आप कंप्रेस जो है नहीं कर पाओगे, दबा नहीं पाओगे। लिक्विड को कंप्रेस कर पाओगे, बिल्कुल लिक्विड कंप्रेस हो जाएगा। लिक्विड जो है वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगा, है ना। अगर आपको हम यहाँ पे मेटल ब्लॉक दे दें या वुडन ब्लॉक दे दें और बोले काम करो, इसको कंप्रेस करो, तो क्या करो? कंप्रेस करो, हाँ, इसको कंप्रेस करो, ठीक है। तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। लेकिन लिक्विड को कंप्रेस करना आसान होता है। गैस जो है ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। गैस जो है क्या होता है? हाईली कंप्रेसिबल होता है, कंप्रेसिबल होता है। बुझा रहा है ना? क्या हम फास्ट जा रहे हैं? समझ में आ रहा है? साइंस वालों को, नॉनसेंस वालों को, नॉनसेंस वालों को बताओ। याद चमक रहा है ना? बहुत ही बेसिक से बात कर रहे हैं, बहुत बेसिक, कुछ अभी हाई लेवल पे गया नहीं है, ठीक है। जो बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पढ़ाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तीन चीज अभी आपको पढ़ना है, सॉलिड लिक्विड गैस, आगे आपको और पढ़ाएंगे, है ना, प्लाज्मा पढ़ाएंगे, इसके अलावा बहुत आयंस कॉन्सोलिडेट पढ़ाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो सॉलिड में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हाई होता है, काफी स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से सॉलिड है। लिक्विड में क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है क्या होगा? वीक होगा, जिसकी वजह से लिक्विड है, लिक्विड है। गैस में क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है बहुत कम होगा, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत ज्यादा होगा, इसलिए क्या ये गैस है ना। यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा, यहाँ पे स्पेस जो है बहुत ज्यादा है, ठीक। क्योंकि सॉलिड जो है इसके पास स्पेस बहुत कम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, तो इसका डेफिनेट शेप होगा और प्रॉपर वॉल्यूम होगा। लेकिन लिक्विड के पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, इसलिए डेफिनेट शेप नहीं होगा, डेफिनेट शेप जो है नहीं होगा, और डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट शेप नहीं होगा। गैस के बारे में बात करें तो यहाँ डेफिनेट शेप भी नहीं होगा और वॉल्यूम भी नहीं होगा,
ठीक है। सॉलिड के बारे में बात करें तो यहाँ पे डेंसिटी काफी हाई मिलता है, घनत्व काफी हाई मिलता है, घनत्व जो है काफी हाई मिलता है, लेकिन लिक्विड में डेंसिटी लो मिलता है और गैस में बहुत ज्यादा लो मिलता है। जैसा कि आपको बताया कि इसके अंदर सॉलिड के अंदर जो है और स्पेस का बहुत कमी होता है, इसके अंदर वैसे ही बहुत ज्यादा स्पेस जो है, इंटरनल स्पेस जो है वो बहुत ही कवर्ड है, कॉम्पैक्ट है, इसलिए इसको कंप्रेस करना मुश्किल है, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, बहुत मुश्किल है। लेकिन लिक्विड जो है इट कैन बी कंप्रेस्ड, गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल होता है, गैस जो हाईली कंप्रेसिबल होता है, ठीक है, क्लियर है। ओके, सवाल नहीं पूछे, क्लास 12 से भी क्वेश्चन आते हैं क्या? जो आते हैं बता देंगे, डोंट वरी, बहुत आपको हाई लेवल नहीं जाना है, जितना हाई लेवल तक ले जाएंगे वो सफिशिएंट होगा, मोर देन सफिशिएंट होगा, सवाल आप नहीं छुड़ेंगे यहाँ से, ठीक है। क्लास 12 से बहुत कुछ नहीं आता, आपको बस थोड़ा सा प्लाज्मा समझना पड़ेगा और बोस आइंस्टाइन कॉन्सुलेट समझना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए। ओके, एक और सवाल आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है कि जब हम लोग सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तब क्या होगा, क्या बोलेंगे उसको, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तब क्या बोलेंगे। तो जब भी कोई चीज अगर सॉलिड में और डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, कुछ सॉलिड में और डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। गैस में है और डायरेक्टली सॉलिड में हो जाए तो क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। अगर वो सॉलिड में है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे, है ना, ठीक है। और मेल्टिंग को फ्यूजन ही बोलते हैं, मेल्टिंग क्या बोलते हैं, फ्यूजन, फ्यूजन, है ना। और अगर अगर लिक्विड है और सॉलिड बन जाए, लिक्विड और सॉलिड बन जाए क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा गैस में है और अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो कंडेंसेशन बोलेंगे और लिक्विड से गैस में बन जाए तो इवापोरेशन बोलेंगे, क्लियर है, बहुत सिंपल, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ। चलो, ओके, आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल हम लोग आएंगे, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो आपको बताया था कि मैटर जो है वो पार्टिकल अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। मैटर जो है उसके ऊपर बेस्ड रहेगा पार्टिकल अरेंजमेंट के ऊपर, पार्टिकल अरेंजमेंट के ऊपर, ठीक है, पार्टिकल अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड होता है एंड इट इज बेस्ड अपॉन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल पे बेस्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा ये बेस्ड होता है जो पार्टिकल्स है उनके बीच में दूरी कितनी है, उनके बीच में दूरी कितनी है, ठीक है। और पार्टिकल्स क्योंकि गति में है, मोशन में है, तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। टोटल 5 स्टेट होते हैं, टोटल जो है 5 स्टेट होते हैं। पहला आपका सॉलिड जिसके बारे में बता दिए, दूसरा लिक्विड जिसके बारे में बता दिए, तीसरा गैस जिसके बारे में बता दिए। अब दो चीजें हम लोग पढ़ना है, वो आपका प्लाज्मा और डीईसी, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंसोलिडेट, ठीक है। इन दोनों के बारे में एक देखते हैं। आपको बताए थे कि सॉलिड है, आपको बताया था कि सॉलिड है, कोई चीज सॉलिड स्टेट में है और इसमें हम लोग आग लगाएं, है ना, इसमें हम लोग आग लगाएंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अंदर के पार्टिकल जो है और मोशन में आएंगे और मूवमेंट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और बनेगा। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल्स एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे और क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाते एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका डेंसिटी जो है घनत्व गिरने लगेगा और ये सॉलिड है, जो सॉलिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा, ठीक है। सेम काम करेंगे अगेन, यहाँ पे तापमान बढ़ाएंगे, सेम कंडीशन फिर जनरेट होगा और यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड जो है गैस हो जाएगा, लिक्विड जो है गैस हो जाएगा। अब गैस को हीट करना स्टार्ट किया हम लोग, है ना, अब हम लोग क्या किए, गैस को हीट करना स्टार्ट किए और यहाँ पे टेम्परेचर इतना बढ़ा दिए, ये जो गैस है, ठीक है, इसको हीट यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जो गैस है, राइट, इसको हम लोग हीट करना स्टार्ट किए, इसको गर्म करना स्टार्ट किए और यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा बढ़ाते गए, टेम्परेचर जो है हम लोग लगातार टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ाते गए। जब टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, एक्सट्रीमली जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, तब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है गैस के वो बाहर निकल जाएंगे, है ना। गैस के एटम्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकल आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आएंगे, तो प्रोटॉन अंदर रह जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, प्रोटॉन रह जाएगा। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। यही पढ़ना आप लोग कि प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसके वजह से क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रह गया, है ना। इसके वजह से क्या हुआ, अब ये जो आपका गैस है ना, इसके पास क्षमता आ गया किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने का, ठीक है। अब इसके अंदर क्षमता क्या करने का, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने का, ठीक है। जिसकी वजह से गैस क्या करेगा, ग्लो करना स्टार्ट करेगा, ये गैस ग्लो करना स्टार्ट करेगा और इस स्टेट को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा स्टेट। गैस के इस अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। इसको अगर आपने देखना है तो जो ठंडा स्टॉर्म होता है ना, जो ठंडा स्टॉर्म होता है ना, ये क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था ही होता है, ठीक है। जो स्टार्स चमक रहे होते हैं उनके चमक का कारण क्या है, प्लाज्मा अवस्था में है वो, सन जो है वो प्लाज्मा अवस्था में है। वहाँ पे हुआ कुछ नहीं है, वो ये कि तापमान लगातार बढ़ता गया है, तापमान बढ़ता गया और तापमान बढ़ते हुए इतना चला गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए हैं और अंदर में क्या रह गया, प्रोटॉन्स रह गए। अंदर में प्रोटॉन रह गया मतलब क्या हो गया, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो गया, मतलब अब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा, फ्लो करवाएगा, जिसकी वजह से ग्लो आएगा और इस अवस्था को बोलते हैं हम लोग, गैस के इस अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, तो ठीक है, हम लोग बात करें प्लाज्मा के बारे में, हम लोग बात करें प्लाज्मा के बारे में। ये आपका प्लाज्मा है, यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा है। अब इस प्लाज्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखो, ये काफी ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है, काफी एनर्जी जनरेट करता है। सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, गैस हो गया और यहाँ पे प्लाज्मा कंडीशन हो गया, यहाँ पे एनर्जी जो है बहुत एक्सट्रीम एनर्जी जनरेट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे लिख लीजिए आप, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में कुछ चीजें आप लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। पहला चीज तो ये कि ये सुपर एनर्जाइज्ड फॉर्म होता है। ये क्या होता है, इट इज द स्टेट ऑफ सुपर एनर्जाइज्ड, इट इज द स्टेट ऑफ प्लाज्मा, इज द स्टेट ऑफ सुपर एनर्जाइज्ड, ठीक है। बहुत एनर्जी होता है इसके अंदर, ठीक है। एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, दे आर सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, एक्साइटेड पार्टिकल्स, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, ये इस्तेमाल कहाँ पे होगा, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कहाँ पे है, तो जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है ना, फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या होता है, इस फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या होता है, तो इसमें हीलियम होता है, इसमें हीलियम गैस होता है और कुछ अदर गैस भी होते हैं। हीलियम के अलावा कुछ अदर गैस भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो आपके नियॉन साइन बॉल्स होते हैं ना, जो नियॉन साइन बॉल्स होते हैं, नियॉन साइन बॉल्स, है ना, राइट, यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे नियॉन गैस का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे इस्तेमाल होता है नियॉन गैस का, नियॉन गैस का, ठीक है। तो प्लाज्मा है क्या, तो अगर एक वर्ड में बोले तो प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड गैस है। ये क्या है, आयोनाइज्ड गैस है, प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड गैस है। अच्छा, प्लाज्मा क्योंकि आयोनाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, प्रोटॉन अंदर है, इसका मतलब इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये विद्युत प्रवाह को क्या करेगा, संचालित करेगा, ओके, बिल्कुल जान ली। हाईएस्ट लेवल टेंपरेचर होता है प्लाज्मा होता है और लोएस्ट पॉसिबल टेंपरेचर होता है वो आपका बोस आइंस्टाइन कंसोलिडेट होता है, बीईसी होता है, क्लियर, ओके। तो ध्यान रखना कि क्योंकि इसमें से क्या होता है, आपका प्रोटॉन रह गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, तो ये क्या करेगा, विद्युत को प्रवाहित करेगा, मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी कहीं फ्लो हो रहा है, राइट, पढ़ा है ना, ये कहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा होता है तो उससे क्या होता है, उससे मैग्नेटिक इफेक्ट आता है ना, कहाँ गया, याद नहीं आ रहा, स्लाइड लगा कहीं रह गया, छोड़ो, बताते हैं फिर से। आपको बताया था एक सर्किट बना के, ये सर्किट है, इस सर्किट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इस सर्किट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। जब इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया ना, सॉरी मैग्नेटिक कंपास लगा दिए थे, यहाँ मैग्नेटिक कंपास लगा दिए थे और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा था, याद है, वो डिफ्लेक्ट हो रहा था। इसका कंसेप्ट क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ,
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं ना, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी संचालित हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी संचालित हो रहा है, तो ये इफेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। इट विल अफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, इट विल अफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट होता है, ठीक है, राइट। इसके शेप के बारे में बात करें, एक मिनट, क्या हो रहा है, चलो, प्लाज्मा प्लीज रिपीट अगेन। ओके, जो फ्रेंड्स अभी तक कुछ बताएंगे बस ये बोले हैं कि टोटल स्टेट ऑफ मैटर बताया था सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें तो आपको और पढ़ना है प्लाज्मा और डीसी। प्लाज्मा के बारे में बात करें तो प्लाज्मा के बारे में ये बोले हैं, बस ये बोले हैं कि आपके पास क्या था, आपके पास सॉलिड था, उसका गर्म किया क्या हुआ, गैस हो गया, उसमें और टेंपरेचर बढ़ा दिया क्या हो गया, आपका लिक्विड हो गया, राइट। हां, सॉरी लिक्विड हो गया, फिर टेंपरेचर बढ़ा दिया क्या हो गया, गैस हो गया। अब ये गैस में टेंपरेचर बढ़ाओगे, इस गैस को हीट करोगे, टेंपरेचर बढ़ाओगे, जब गैस को हीट करोगे, टेंपरेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे और प्रोटॉन्स अंदर जाएंगे। प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएगा, राइट, ग्लो करेगा। और गैस की इस अवस्था को जहां पे टेंपरेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सिंपल टर्म्स याद रखो, बहुत सिंपल याद रखो कि गैस का वो अवस्था जहां पे तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए, गैस का वो अवस्था जहां पे तापमान जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मैक्सिमम टेंपरेचर हो जाए, उस अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, जो गैस है वो आयनाइज होते हैं, गैस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब गैस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहे हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इफेक्ट होगा, है ना, ठीक है, राइट। चलिए, ये रवि, ये कहाँ मिलेंगे आपको, स्टार्स में मिलेंगे, या आपको कहाँ मिलेंगे, स्टार्स, सन, ठीक है, इस टाइप के सेलेस्टियल बॉडी में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्स और सन के अंदर जो तापमान बढ़ता है ना, उसकी वजह से प्लाज्मा क्रिएट होता है, उसके अंदर प्लाज्मा जो क्रिएट होता है, ठीक है। तो हम लोग सॉलिड पढ़ लिए, वी आर डन विद लिक्विड, वी आर डन विद गैस, ठीक है। प्लाज्मा में हम समझेंगे प्लाज्मा होता क्या है मोटा मोटी। अब बात करते हैं बोस आइंस्टाइन कंसोलिडेट के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, अगर कोई चीज में तापमान बढ़ रहा है, अगर तापमान बढ़ रहा है उसी में, रेडिया का सॉलिड है, तापमान बढ़ा रहा है क्या हो रहा है, लिक्विड हो रहा है, और तापमान बढ़ा रहा है क्या हो रहा है, गैस हो रहा है। लेकिन गैस में और तापमान बढ़ा दिया तो कहाँ बढ़ गया, अब बढ़ गया प्लाज्मा स्टेट की तरफ, प्लाज्मा स्टेट की तरफ। लेकिन अब इसका रिवर्स करो, इसका रिवर्स करोगे तो पहले क्या आपका गैस है, गैस को तुम क्या करोगे, कूल डाउन करोगे, है ना, कूल डाउन करोगे क्या होगा आपका, लिक्विड बना, लिक्विड को अगर कूल डाउन किया, कूल डाउन किया क्या बन गया, सॉलिड बन गया, है ना, सॉलिड बन गया, ठीक है। सॉलिड को अगेन ठंडा करना स्टार्ट किया, इसको अगेन ठंडा करना स्टार्ट किया, राइट। तो जो मिनिमम लोएस्ट टेंपरेचर आप क्या पहुंचोगे, राइट, उस अवस्था को बोलेंगे आप बीईसी, ठीक है, बीईसी, ठीक है, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो अगर तापमान बढ़ाते जाओगे, जो हाईएस्ट मैक्सिमम टेंपरेचर बनेगा वो प्लाज्मा बनेगा, और तापमान घटाते जाओगे तो जो लोएस्ट मिनिमम टेंपरेचर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका बीईसी बनेगा, ठीक है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था कैटरसा में, जूरा माउंटेन के नीचे, इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ कैटरसा में जूरा माउंटेन के नीचे, है ना, जो एलएचसी एक्सपेरिमेंट हुआ था, एलएचसी एक्सपेरिमेंट हुआ था, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट हुआ था 2012 में, जिसका धरती फटने वाला था, आपने सुना होगा, है ना। तो आपने वो सब ज्योग्राफी पढ़ा होगा, राइट, जब यूनिवर्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो वहां से चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात करते हैं बीसी के बारे में, बीसी के बारे में जान लो। सबसे पहला फैक्टर ये क्या होता है, ये एक्सट्रीमली लो डेंसिटी बनता है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, या फिर ये बोलो कि एक्सट्रीमली लो टेंपरेचर, एक्सट्रीमली लो टेंपरेचर, ठीक है। सर प्लाज्मा कूलर भी इसी बन सकता है क्या, रविशंकर, साइंस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमेशा बताएं साइंस लव्स कैन, कुछ भी हो सकता है साइंस में, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो कुछ पॉइंट आप नोट कर लो। पहला, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी बनेगा ये। दूसरा, एक्सट्रीमली लो टेंपरेचर बनेगा ये, इट कैन अराइज एट वेरी लो टेंपरेचर, है ना। तीसरा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत कम हो जाएगा, सॉलिड से भी कम हो जाएगा, ठीक है। जो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पता है ना, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो सॉलिड से भी कम होगा, वो सॉलिड से भी कम होगा, लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड। सॉलिड में वैसे ही नहीं होता है, कॉम्पैक्ट होता है, उससे भी कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो ये किसके ऊपर फंक्शन करता है, मतलब ये इस स्टेट को आप पकड़ सकते हो, इस स्टेट को आप कब पकड़ सकते हो, तो जब आप गैस को ठंडा करोगे, है ना, जब आप गैस को ठंडा करोगे, गैस को एक्सट्रीमली कूल डाउन करोगे, गैस को एक्सट्रीमली कूल डाउन करोगे, तब बहुत जल्दी इस अवस्था पे पहुंच सकते हो, दैट इज बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंसोलिडेट, ठीक है। अच्छा, कुछ और बात 1995 में, रुको एक सेकंड, एक सेकंड, 1995 में दो लोग थे, पहला एरिक कर्नल और दूसरा कार्ल विमर। फर्स्ट वन वाज एरिक कर्नल, एरिक कर्नल, और दूसरा कार्ल विमर, कार्ल विमर, कार्ल विमर, है ना। ये दोनों जो हैं बेसिक पर काम किए थे, और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। लेकिन सबसे पहले, इनसे भी पहले जिन्होंने बीईसी को प्रेडिक्ट किया था, उनका नाम क्या था पता है, उनका नाम था एसएन बोस, एसएन बोस, एन इंडियन, ठीक है। इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं हिग्स बोसान पार्टिकल, इसको हम लोग हिग्स बोसान पार्टिकल बोलते हैं, इसको हम लोग हिग्स बोसान पार्टिकल बोलते हैं, इसको हम लोग गॉड पार्टिकल बोलते हैं, इसको हम लोग गॉड पार्टिकल बोलते हैं, हाँ। जो अगर पुराने बैच होंगे यहाँ पे कुछ समागम 3.0 तो आपको बताया कि हिग्स बोसान पार्टिकल आया कहाँ से था, गॉड पार्टिकल ओरिजिनेट कैसे हुआ, हम लोग कैसे ओरिजिनेट करवाएं, जिसकी वजह से 2012 में धरती खत्म होने वाला कंडीशन पहुंच चुका था, इसके बारे में आपको बताया डिटेल में ना, पूरा कहानी। खैर, आप बस इतना चीज यहाँ पे याद रखोगे प्लाज्मा के बारे में और बीसी के बारे में, इतना में आपका कहानी जो है समाप्त हो जाएगा, इसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस लो डेंसिटी क्यों लो होगा, सेक्शन आप अगर उल्टा जाते हो, ठीक है, अगर मान लो आप सॉलिड के बारे में बात करते हो तो सॉलिड में क्या होता है, डेंसिटी हाई होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप गैस के ऊपर काम करो, आपको बताए थे, यहाँ पे आपको बताए थे कि यहाँ पे आप क्या करो, ठंडा करो चीजों को, यहाँ पे आप ठंडा करो, किसको ठंडा करो, यहाँ पे आप गैस को ठंडा करो, यहाँ पे आप गैस को ठंडा करो, आपको बताए थे, यहाँ पे आप गैस को ठंडा करो, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। अब बात करते हैं इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, ओके। एचबीपी के बारे में बताइए डिटेल में, एचबीपी क्या है, एचबीपी क्या है, एचबीपी के बारे में डिटेल में बताइए, एचबीपी क्या है, हैं? अच्छा, वो एक्सपेरिमेंट वो एलएचसी था भाई वो एलएचसी था, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर था, वो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, वो एचबीपी नहीं था। खैर वो छोड़ दो, सब वो रहने दो, फिर काफी मतलब उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने में आधा घंटा लग जाएगा, वो तुम्हारे साइंस के अंदर आता भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं। जब हम यहाँ पे इंटरचेंज के बारे में बात की थी, जैसे मान लो कि आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, एक मिनट को कहांगे ये जब आपका इंटरचेंज के बारे में बात की थी, जो इंटरचेंज, जब क्या इंटरचेंज,
इंटरचेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते वक्त हम लोग समझे थे कि क्या आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो क्या बोलेंगे, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो क्या बोलेंगे, सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है तो क्या बोलेंगे, गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो क्या बोलेंगे, राइट। ये हम लोग समझे थे। अब इसके बारे में कुछ बात और, हम लोग बात किए सब्लिमेशन के बारे में, यहाँ पे हम लोग बात किए सब्लिमेशन के बारे में, सब्लिमेशन के बारे में, ठीक है, ठीक है। यहाँ बात किए हम सब्लिमेशन के बारे में एंड यहाँ पे सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, राइट। तो इसका कुछ एग्जांपल बताओ जरा, इसका कुछ एग्जांपल बताओ, एनीवन, बिल्कुल कैंफर है ना, ठीक है, बिल्कुल कैंफर, आपका कैंफर, कैंफर बताना कपूर, ठीक है, कैंफर, कैंफर कपूर जो आप कपड़े में डालते हो ना। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड मल्टीपल टाइम एग्जाम पूछा हुआ आपके, आपका आयोडीन हो गया, आयोडीन हो गया। आयोडीन के बारे में बात को ध्यान रखना, आयोडीन के बारे में बात को ध्यान रखना कि आयोडीन जो है वो पर्पल वेपर रिलीज करता है, ध्यान रखना इस बात को, आयोडीन जो है वो पर्पल वेपर रिलीज करता है, वो पर्पल वेपर रिलीज करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका एक और है एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन है ना। इसके अलावा आप ले लो आर्सेनिक, आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक हो गया आपका, ड्राई आइस हो गया, ड्राई आइस हो गया। ड्राई आइस के बारे में बात हुआ, दो चीज ध्यान रखना, जो ड्राई आइस है वो फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, इसको फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो आपका ड्राई आइस है ये क्लाउडी अपीयरेंस बनाता है, क्लाउडी अपीयरेंस, क्लाउडी अपीयरेंस बनाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात, अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, जो आपका ड्राई आइस है सॉलिड CO2 बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉलिड CO2, इसको बोलते हैं सॉलिड CO2, राइट। अगला आपका है सल्फर, अगला है सल्फर, अगला है सल्फर, ठीक है। सल्फर क्या है, एक तरह का पॉइजनस गैस है, एक तरह क्या है, पॉइजनस गैस है, पॉइजनस गैस ही है ना, ठीक है। तो ये सारे जो है सब्लिमेशन के एग्जांपल उदाहरण है, सारे के सारे सब्लिमेशन के एग्जांपल उदाहरण है, ठीक। आयोडीन हो गया, चौथा आपका एंथ्रासीन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ड्राई आइस हो गया, ड्राई आइस जो है बेसिकली सॉलिड CO2 होता है जो कि क्लाउडी अपीयरेंस बनाता है, फूड प्रिजर्वेटिव में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा सल्फर हो गया जो कि पॉइजनस गैस होता है, आयोडीन है जो कि पर्पल वेपर रिलीज करता है, ठीक है, फिर है। चलिए आगे बढ़ें। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना सॉलिड CO2 के बारे में, जो सॉलिड CO2 है दैट इज जो आपका ड्राई आइस है, इसको हम लोग हाई प्रेशर में रखते हैं, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैस ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर, ठीक है। जब प्रेशर डिक्रीज होगा इसको हम लोग हाई प्रेशर रखते हैं ना, इसको हम लोग रखते हैं हाई प्रेशर रखते हैं, हाई प्रेशर रखते हैं। और अगर अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ, अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो आपका जो आपका सॉलिड CO2 है, सॉलिड CO2 है जिसको आप ड्राई आइस बोल रहे हो, ये गैस में कन्वर्ट होता है, ये गैस में कन्वर्ट होता है, ये गैस में कन्वर्ट होता है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन के बीच में डिफरेंस के बारे में, बहुत लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता है बॉइलिंग क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, तो डिफरेंस आप लोग बिल्कुल यहाँ पे क्लियर रखोगे, ठीक है। एनीवन क्या डिफरेंस है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में, एनीवन बॉइलिंग और इवेपोरेशन में अंतर क्या है बताओ। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन बेसिकली होता है द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड एट एनी टेंपरेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है और उसका एक सर्टेन बॉइलिंग पॉइंट होगा कि भाई इतने तापमान पे आने के बाद जो वो बॉईल करना स्टार्ट करेगा, है ना। कोई भी लिक्विड है तो उस लिक्विड का एक सर्टेन टेंपरेचर होगा कि इतने टेंपरेचर पे आने के बाद क्या होगा, वो लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट करेगा। लेकिन उस टेंपरेचर के आने के पहले, उस टेंपरेचर पे आने के पहले ही, उस टेंपरेचर पे आने के पहले ही अगर लिक्विड जो है ना, वो बॉइलिंग इज उबालना, वाह रे वाह बॉइलिंग इज उबालना। तो द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड एट एनी टेंपरेचर, है ना, उस टेंपरेचर पे आने के पहले लिक्विड में अगर परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाए, लिक्विड में अगर चेंज आना स्टार्ट हो जाए, तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। और बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस। सपोज मान लो कोई लिक्विड है ना, उसका बॉइलिंग कितना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के बाद परिवर्तन आ रहा है, अगर लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के बाद परिवर्तन आ रहा है उसको बोलेंगे बॉइलिंग, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के बाद परिवर्तन आ रहा है उसको बोलेंगे बॉइलिंग। और इवेपोरेशन क्या होगा, किसी भी टेंपरेचर पे स्टार्ट हो गया, अगर भाप बनना, किसी भी टेंपरेचर पे स्टार्ट हो गया, सपोज मान लो कि आपके घर के आसपास जो एक लेक या पॉन्ड है, ठीक है, और 52 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है दिल्ली में, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पॉन्ड जो सूखना स्टार्ट हो गया, पॉन्ड जो सूखना स्टार्ट हो गया, है ना। मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, बिकॉज़ कोई सर्टेन फिक्स यहाँ पे ये क्या बोलते हैं टेंपरेचर नहीं है ना। ये पॉन्ड जो है वो 47 डिग्री सेल्सियस में भी इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका पानी जो है वो 47 डिग्री सेल्सियस में भी जो है उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलर 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है तो बोलेंगे बॉइलिंग, एक फिक्स टेंपरेचर पे हो रहा है तो बोलेंगे बॉइलिंग, और एक फिक्स टेंपरेचर पे नहीं हो रहा है तो बोलेंगे इवेपोरेशन, ठीक है, ठीक है। अगर एक फिक्स तापमान पे हो रहा है तो बोलेंगे बॉइलिंग, और एक फिक्स तापमान पे नहीं हो रहा है, किसी भी तापमान पे हो रहा है तो बोलेंगे इवेपोरेशन इन वेरी शॉर्ट, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि लोग बता रहे हैं कि बॉइलिंग जो है एक बल्क फेनोमेनन है, बॉइलिंग जो है एक बल्क फेनोमेनन है, एक बल्क फेनोमेनन है, ठीक है। मतलब कंप्लीट लिक्विड में एज अ होल चेंज आता है, ठीक है। कंप्लीट लिक्विड एज अ होल जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, कंप्लीट लिक्विड एज अ होल जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता, इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता, इट इज सरफेस फेनोमेनन, इवेपोरेशन इज सरफेस फेनोमेनन, सरफेस फेनोमेनन, ठीक है। जो आपका पॉन्ड है, जो आपको बताया, आपके घर के आसपास जो पॉन्ड है, जो लेक है ना, उसमें क्या होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह पानी उबल नहीं रहा होता है, बस ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर जो पानी का पार्ट है, ऊपर जो पानी का पार्ट है वो इवेपोरेट हो रहा है, अंदर में अभी ठंडा है, अंदर में क्या है अभी ठंडा है, बस ऊपर पानी जो है इवेपोरेट हो रहा है, भाप बन के उड़ रहा है, वेपर बन के उड़ रहा है, ठीक है। और ये किसी भी रैंडम टेंपरेचर हो सकता है, ऐसा नहीं कि 10 डिग्री हो जाएगा, 40 42 43 44 50 डिग्री होना स्टार्ट होता है, राइट। तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और अगर 100 डिग्री होता है उसको बोलेंगे बॉइलिंग। बॉइलिंग जो है वो पूरे हर पतीला, एक पतीला है जिसमें पानी उबल रहा है। अब पानी उबल रहा होता है तो आपको बबल्स दिखाई देते हैं ऊपर में, है ना। इस टाइप से बबल्स दिखाई देते हैं ऊपर में। होता क्या है कि अंदर जो साइकिल बंधा होता है, अंदर साइकिल बंधा होता है, ठंडे पानी जो नीचे नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं, है ना, गर्म के ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है। नीचे से पानी जो है गर्म के ऊपर आ रहे होते हैं, ऊपर ठंडे पानी जा रहे होते हैं, साइकिल बंद रहता है। मतलब पूरे पतीले में जो पानी है वो बल्कली हर जगह से क्या होता है इवेपोरेट होता है, गर्म होता है, ठीक है। क्लियर है क्या, हाँ, ठीक है, क्या क्लियर है। श्रेयस यादव बोले सर, मैम कर रहे हैं लगातार, यहाँ तक क्लियर है क्या। हम्म, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े बताओ। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। चलिए इसके अलावा इवेपोरेशन जो है ये कूलिंग इफेक्ट लाता है, ये क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट लाता है, कूलिंग इफेक्ट लाता है, ठीक है। क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट लाता है। और जो आपका
बॉइलिंग है, ये कूलिंग इफेक्ट लेके नहीं आ पाता। इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट कहलाता है। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है। यहाँ पे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये अपने आस-पास से एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, ये अपने आस-पास से एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, जिसका कूलिंग इफेक्ट आता है। बट बॉइलिंग ऐसा कूलिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है? क्या क्लियर है? चलिए, तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इवेपोरेशन किसी भी रैंडम टेंपरेचर पे हो सकता है। बॉइलिंग के लिए टेंपरेचर फिक्स चाहिए। इवेपोरेशन जो है ये सरफेस फेनोमेनन जो है, सरफेस फेनोमेनन होता है। बॉइलिंग जो है ये बल्क फेनोमेनन होता है। इवेपोरेशन जो है ये कूलिंग इफेक्ट लाता है, बट बॉइलिंग कूलिंग इफेक्ट नहीं ला पाता। बॉइलिंग जो है ये आपका कूलिंग इफेक्ट नहीं ला पाता। क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन? यहाँ पे क्या क्या फैक्टर जो इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे क्या क्या फैक्टर हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं? तो पहला फैक्टर ध्यान रखना, इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाओगे, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। सपोज मान लो कि ये आपका क्या है, ये एक कोई रस्सी है जिसपे आपको कपड़े सुखाने हैं। अगर मान लो कपड़े को आप ऐसे ही रख दिए, इस रस्सी को, क्या होगा, सूखेगा क्या नहीं सूखेगा। लेकिन इसी की आप सरफेस एरिया बढ़ा दिए, इसी की सरफेस एरिया बढ़ा दिए, प्रॉपर्ली फैला दिए, प्रॉपर्ली कपड़े इस तरह फैला दिया ना, इस तरह कोई कपड़ा है इसको फैला दिया, है ना, सपोज मान लो शर्ट है, फैला दिया। अब क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब इवेपोरेशन जो क्या होगा, इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्या है, तापमान। अगला क्या है, तापमान। टेंपरेचर पे क्या असर होता है? जब भी टेंपरेचर बढ़ाएंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन बढ़ेगा। तापमान बढ़ाएंगे इवेपोरेशन बढ़ेगा, और तापमान घटाएंगे तो इवेपोरेशन क्या होगा, घटेगा। आपने सुना होगा, आपकी मम्मी बोलती है कि यार धूप अच्छा है, एक काम करो, बारिश बारिश के दिनों में खास सुनोगे कि यार धूप अच्छा है, काम को जाके कपड़े जो है वो सूखने में डाल दो, है ना, राइट। क्योंकि टेंपरेचर अच्छा है, टेंपरेचर ज्यादा है, टेंपरेचर ज्यादा है मतलब क्या होगा, टेंपरेचर ज्यादा मतलब क्या होगा, हीट ज्यादा, और हीट ज्यादा मतलब क्या होगा, कपड़े ज्यादा सूख जाएंगे, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, कपड़े सूख जाएंगे। अगला ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब होता है उमस। सही बात, सरफेस फेनोमेनन समझा दो। ओके ओके, ये इसको कंप्लीट करते समझाते हैं, है ना। ठीक है, जी दूसरी पूछे कब तक क्लास चलेगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है यार, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी मतलब कि प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। पानी के जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, H2 मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, एटमॉस्फेयर में मौजूद है। जब एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है। तो यहाँ पे अगर आप कपड़े सुखा रहे हो, यहाँ पे अगर मान लो कपड़े सुखा रहे हो, राइट, तो कपड़ा पे क्या है, गीला है ना, ऊपर से जो हवा चल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से इवेपोरेशन होने में समय लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इवेपोरेशन जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। क्लियर? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। इसके अलावा अगला अगला पॉइंट है विंड स्पीड। अगला पॉइंट है विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या होता है? अगर हवा गति ज्यादा है तो क्या होगा, इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा, राइट। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। विंड स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन का। विंड स्पीड ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा, विंड स्पीड कम, इवेपोरेशन कम। ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन था, ठीक है, राइट। तो अभी तक ये बताएं कि फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है। अगर सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, टेंपरेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, घट जाएगा, विंड स्पीड बढ़ेगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं बॉइलिंग इफेक्ट, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन के बारे में डिफरेंस। यहाँ पे क्लियर ध्यान रखना कि बॉइलिंग जो है वो क्या होता है, एक फिक्स तापमान पे होता है, एक नियमित तापमान पे होता है 100 डिग्री, या फिर किसी भी लिक्विड का जो पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट है वहां पे जाने के बाद बॉईल हो तो बोलेंगे बॉइलिंग। लेकिन अगर कोई रैंडम टेंपरेचर होना स्टार्ट हो जाए, उसके बॉइलिंग इफेक्ट, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जाने के पहले अगर भाप बनना स्टार्ट हो जाए, पानी रैंडम टेंपरेचर पे बनना स्टार्ट हो जाए तो बोलेंगे इवेपोरेशन। बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेनन है। कोई पतीला में पानी है, वहां पे बॉइलिंग हो रहा है तो ऊपर से नीचे तक सारे पानी का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, सारे पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम है, मतलब ऊपर से नीचे तक हर जगह बॉइलिंग चलेगा, हर जगह बॉइलिंग चलेगा। ये बल्क फेनोमेनन है, बल्क में होगा। लेकिन इवेपोरेशन ऐसा नहीं है, सरफेस फेनोमेनन है। मतलब अगर आपके घर के आसपास तालाब है, लेक है, तो तालाब और लेक का जो ऊपरी सतह होता है, जो सरफेस वाटर होता है, जो ऊपरी सतह होता है ना, जो ऊपरी सतह सरफेस वाटर है, बस वहां पे प्रक्रिया चलता है, इसको बोलते हैं हम लोग इवेपोरेशन। ठीक है, राइट। तो सरफेस फेनोमेनन है क्यों, क्योंकि ऊपरी सतह में हो रहा है, पूरे तालाब के पानी में नहीं हो रहा है, पूरे लेक के पानी में नहीं हो रहा है। अभी क्लियर है जानवी? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ श्रेयस ये बोल सर, आप जानवी की तुरंत मान गए, तुम्हारे मान लेंगे बेटा, दूर हो तुम, है ना, तुम दूर हो, वरना तुम्हारा हरकत ऐसा था ना, वो तो परमार का नाम लेते थे, कुछ बोले नहीं, वरना फिर उनको प्रॉपर मेहनत जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में और मिक्सचर के बारे में। ठीक है, चलिए, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके पीवाई में मिल गए हैं, है ना, तो इसको ध्यान से समझना। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है जो सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस बने। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस बने, सिंगल टाइप। अगर कोई चीज सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से बन रहा है, सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस बन रहा है, वो होता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सिंगल टाइप सब्सटेंस बन रहा है तो क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप गोल्ड ले लो, एग्जांपल तुम गोल्ड ले लो, है ना, एग्जांपल क्या होता है, गोल्ड। ठीक है, इसके अलावा आपका हो गया सिल्वर, आपका हो गया सिल्वर, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है? ये सब प्योर टाइप ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगर बात करें मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर के बारे में बात करें तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं होता, मतलब सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस नहीं बनते हैं, है ना। प्योर सब्सटेंस किससे बनते हैं? सिंगल एक चीज से बनता है। यहाँ पे बस एक चीज होता है, गोल्ड उठा लो तो गोल्ड को काटोगे, कुछ भी करोगे, अंदर में आपको गोल्ड ही मिलेगा, अंदर कुछ और नहीं मिलेगा, पूरे पूरे एलिमेंट में आपको गोल्ड ही मिलेगा, पूरे पूरे एलिमेंट में आपको सिल्वर ही मिलेगा। लेकिन मिक्सचर के बारे में बात करें, मिक्सचर के बारे में बात करें तो ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलाकर बनते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलाकर बनेंगे, दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस है तो क्या होगा? मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर बनेगा। क्लियर है? ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले लो इसका इसका एग्जांपल ले लो आप ब्रास, इसका एग्जांपल ले लो ब्रास, है ना। ब्रास के बारे में बात करें तो ये कैसे बनता है? इसमें 70% कॉपर होता है, 70% क्या होता है? कॉपर होता है ना। इसमें 30% क्या होता है? जिंक होता है, 30% क्या होता है? जिंक होता है। ठीक है, ये रेशियो बहुत सारे नीड के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जनरल में इन जनरल बता रहे हैं, बहुत सारे केस में होगा कि CO 80% हो गया, जिंक 20% हो गया, तो डिपेंड करता है नीड के ऊपर। बट इन जनरल हम बात करें, जनरली जो ब्रास होते हैं उसमें 70% कॉपर होगा, 30% क्या होगा? आपका जिंक होगा। तो ये क्या हो गया आपका? अगर सिंगल सब्सटेंस बन रहा है, अगर सिंगल सब्सटेंस बन रहा है तो आपका प्योर है, और अगर दो या दो ज्यादा सब्सटेंस बन रहा है तो क्या है? आपका मिक्सचर है, मिक्सचर है। ठीक है, क्या क्लियर है? है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे इसको है समझो, है ना, कि प्योर सब्सटेंस क्या हो गया? जेंडर हो गया, है ना, आप लड़का हो तो लड़का हो, आप लड़की तो लड़की हो, लेकिन मिक्सचर क्या हो गया? मिक्सचर जो है कुछ और हो गया, लड़का लड़की दोनों, है ना, श्रेयस अय्यर, समझ लो ना, समझ रहा है? तो अभी क्लियर हो गया प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्योर सब्सटेंस है इसको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे फिजिकल मेथड के थ्रू, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। ठीक है, लेकिन अगर बात करें मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर के बारे में बात करें तो इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इट कैन सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। क्लियर, इसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, है ना। अच्छा, प्योर सब्सटेंस जो है, जो प्योर सब्सटेंस है, इसका अपना प्रॉपर्टी होगा। गोल्ड जो है वो गोल्ड का प्रॉपर्टी शो करेगा, सिल्वर जो है सिल्वर का प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना, मतलब इसका अपना डेफिनेट प्रॉपर्टी होगा, इसका अपना डेफिनेट प्रॉपर्टी होगा, ये किसी और के प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। लेकिन मिक्सचर क्योंकि ये दो धातु से मिलकर बना है,
या दो से ज्यादा धातु से मिलकर बना है, दो 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 धातु या दो से ज्यादा धातु से मिलकर बना है, तो क्या होगा, ये अपना प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, किसी और का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, ये किसी और का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब डेफिनेट प्रॉपर्टी इसके पास नहीं है, इसके पास डेफिनेट प्रॉपर्टी जो है वो नहीं है। क्लियर है? राइट, अब मिक्सचर फर्दर डिवाइड आगे आप पढ़ोगे होमोजेनियस में और हेटेरोजेनियस में। ठीक है, बट यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए। जैसा कि आपको बताया कि मिक्सचर अगेन फर्दर डिवाइड दो चीज में, पहला आपका हेटेरोजेनियस और दूसरा आपका होमोजेनियस। होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, बीच में डंडा डालते हैं, ये रहा डंडा, है ना? ठीक है, चलिए। ओके, तो होमोजेनियस जो है क्या आपका, यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यहाँ पे कुछ भी होता है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन? यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या है? तो आप एक ग्लास ऑफ वाटर लो, आप क्या करो, एक ग्लास ऑफ पानी लो, ठीक है, इस ग्लास के पानी में ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह पानी में जो है, हर जगह पानी में जो है चीजें क्या होंगी, यूनिफॉर्म होंगी, चीजें क्या होंगी, यूनिफॉर्म होंगी। या फिर एक काम करो, आप पी लो, चाय लो, है ना? आप क्या करो, चाय ले लो, ये क्या चाय, चाय का कप है, ये चाय का कप है, चाय के कप में ऊपर से लेकर नीचे तक जो है चीजें यूनिफॉर्म होंगी। ठीक है, चाय में बहुत कुछ डालो, राइट, आप मिल्क डालो, आप वाटर डालो, है ना, शुगर डालो, वाटर डालो, ठीक है, अदरक, लहसुन लहसुन नहीं, कुछ और निकलता आगे, अदरक डालो, ठीक है, तो जो भी आप चाय में डालो, अगर आपको बोला जाए कि काम करो, इस चाय में से आप चाय पत्ती अलग कर दो, है ना, या फिर चाय पत्ती कहीं और दिख रहा है, चीनी कहीं और दिख रहा है, कहीं और दिख रहा है, राइट, दूध कहीं और दिख रहा है, वाटर कहीं और दिख रहा है, ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। चाय के अपर पार्ट में, चाय के अपर पार्ट में जो कंपोजिशन है, लोअर पार्ट में वही कंपोजिशन है, चाय के अपर पार्ट में, ठीक है, आप ग्लास को चाय उसके ऊपर ऊपर में सरफेस एरिया में जो टेस्ट आ रहा है, नीचे में वही टेस्ट आ रहा है, वही टेस्ट आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे पूरे मिक्सचर में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। लेकिन हेटेरोजेनियस के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, यहाँ पे कंपोजिशन जो है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये कि इस बार अगेन एक ग्लास लो, इस बार अगेन एक ग्लास लो, इस ग्लास में यहाँ पे पानी भर दो, यहाँ पे पानी भरने के बाद क्या करो, ऊपर से कोई मड डाल दो, ऊपर से कुछ मड डाल दो, मड या पत्थर डाल दो, है ना, देखो नीचे का सेटल हो गया, वो मड सैंड या पत्थर जो भी आप डालो नीचे का सेटल हो गया। तो क्या वो अब यूनिफॉर्म रहा नहीं, ऊपर में जो आपका मटेरियल वो अलग है, नीचे में जो आप डाले वो अलग है ना, राइट, ऊपर अलग दिखाई दे रहा है, नीचे अलग दिखाई दे रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है। चाय में क्या यूनिफॉर्म है, चाय में क्या यूनिफॉर्म है, एक कप ऑफ चाय में, एक कप ऑफ चाय में ऊपर जो टेस्ट मिलेगा या ऊपर जो कलर दिखेगा, ऊपर जो कंपोजिशन दिखेगा, नीचे भी सेम रहेगा, सेम रहेगा। बट हेटेरोजेनियस में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है, नीचे आपको मड दिखाई दे रहा है, ऊपर वाटर दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, आपका यूनिफॉर्म होगा, दिस वन इज योर नॉन यूनिफॉर्म, या आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, राइट, चलिए इसके बाद अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट ये है कि जो होमोजेनियस मिक्सचर है ये क्या होता है, सिंगल फेज होता है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सिंगल फेज होता है। क्या होता है, सिंगल फेज होता है। सिंगल फेज मतलब सिंगल कंपोनेंट आपको दिखाई देगा, सिंगल कंपोनेंट आपको दिखाई देगा। एक कप ऑफ टी है तो आपको उसमें कप ऑफ टी ही दिखाई देगा, उसमें आपको अदरक वगैरह दिखाई नहीं देगा, अलग से अदरक, चायपत्ती, चीनी, दूध, पानी सब आपको अलग से दिखाई नहीं देगा। सिंगल फेज दिखाई देगा, एक कप ऑफ टी में आपको बस पूरे ऊपर से नीचे तक एक कप ऑफ टी ही दिखाई देगा, सिंगल फेज दिखाई देगा। लेकिन ये हेटेरोजेनियस या आपको मल्टीपल फेज में दिखाई देगा, या आपको मल्टीपल फेज में नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे कंपोनेंट विजिबल होंगे। ऊपर में आपको क्या दिखा, ऊपर में आपको दिखाई देगा वाटर, नीचे में क्या दिखाई देगा, नीचे में आपको जो भी आपने डाल रखा है सैंड या फिर मड, राइट, सैंड मड जो भी आपने डाल रखा है वो आपको दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो होमोजेनियस हेटेरोजेनियस समझ में आ रहा है। होमोजेनियस जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक सब चीज यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म हेटेरोजेनियस में नॉन यूनिफॉर्म होगा। होमोजेनियस में सिंगल फेज होगा, हेटेरोजेनियस में क्या होगा, आपका मल्टीपल फेज होगा, मल्टीपल फेज होगा। होमोजेनियस जो है इसको सेपरेट करना आसान नहीं है, इसको सेपरेट करना आसान नहीं है, सेपरेट करना आसान नहीं है। ठीक है, आपको एक कप चाय देके बोले कि काम को इसमें चीनी अलग कर दो या फिर चायपत्ती अलग कर दो, है ना, राइट, तो फिर तो आप मारोगे पेट को सामने वाले को, बिकॉज़ पॉसिबल नहीं है, वो होमोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, इट इज इजीली सेपरेटेबल, इट इज इजीली सेपरेटेबल। ठीक है, यहाँ पे आसानी से क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से आसानी से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, क्या क्लियर हुआ? सर जितना आप सर इतना तो मेरे को इग्नोर नहीं कर, जितना आप मुझे कमेंट को इग्नोर कर रहे हो। क्या कमेंट है तुम्हारा, पूछूं क्या कमेंट है तुम्हारा? हम्म, क्या क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए, इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, यहाँ पे स्मॉल साइज पार्टिकल होंगे, यहाँ पार्टिकल के जो साइज होंगे वो काफी स्मॉल होंगे, यहाँ आपको मिलेंगे स्मॉल साइज पार्टिकल्स, यहाँ मिलेंगे स्मॉल साइज पार्टिकल्स। ठीक है, और आपको हेटेरोजेनियस में क्या मिलेंगे, हेटेरोजेनियस में क्या मिलेंगे आपको, बिग साइज पार्टिकल्स, यहाँ क्या मिलेंगे आपको, बिग साइज पार्टिकल्स, बिग साइज पार्टिकल्स। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, यहाँ पे कंपोनेंट आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा, यू कैन नॉट सी द कंपोनेंट, यू कैन नॉट सी द कंपोनेंट्स फ्रॉम योर नेकेड आई। ठीक है, आपको कंपोनेंट जो है वो नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे आपको कंपोनेंट दिखाई देगा, यहाँ पे आपको कंपोनेंट दिखाई देगा। कंपोनेंट पता है ना, जो भी आप डाले हो यहाँ पे, जो ग्लास है, इस ग्लास में आप जो भी सैंड मट्टी डाले हो, पानी डाले हो, अलग दिखाई देगा। बट एक कप चाय लो, उसमें आपको कंपोनेंट अलग दिखाई नहीं देगा, आपको चीनी अलग दिखाई नहीं देगा, मिल्क अलग दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया डाउट? ओके, ठीक है ना। अब कुछ उदाहरण देख लो, एग्जांपल देख लो। होमोजेनियस का एग्जांपल देख लो, आपका शुगर वाटर हो गया, शुगर वाटर हो गया, है ना, शुगर वाटर हो गया। ठीक है, राइट, जो कि स्लेश एयर ने सर कुछ ज़्यादा चढ़ा दिया अपने अंदर, है कुछ ज़्यादा ही मीठा, शुगर वाटर हो गया। इसके अलावा आपका सल्फर हो गया, सल्फर इन कार्बन। एक मिनट, क्या हो रहा है, एक सेकंड। हाँ, सल्फर इन कार्बन, सल्फर इन कार्बन। ठीक है, सर चाय तो दिखता है ना, अरे अभी चाय तुमको दिखेगा, तुमको चाय दिखेगा, लेकिन चाय के अंदर कंपोनेंट दिखेंगे क्या, चाय के अंदर तुमको कंपोनेंट दिखाई देंगे, चाय के अंदर तुमको मिल्क, इसके अलावा चायपत्ती, चीनी सब दिखाई देगा, क्या नहीं दिखाई देगा ना। यहाँ पे कंपोनेंट के बारे में बात है, कंपोनेंट आप यहाँ पे जल्दी नहीं देख पाओगे, यहाँ पे कंपोनेंट जल्दी देख पाओगे। ठीक है, चलो इसके अलावा होमोजेनियस होमोजेनियस का और क्या होगा, एग्जांपल बताओ। होमोजेनियस का एग्जांपल और क्या होगा, वाटर एंड अल्कोहल, सबसे अच्छा एग्जांपल ये था, वाटर एंड अल्कोहल, है ना, वाटर एंड अल्कोहल ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, वाटर एंड अल्कोहल ये दिखाई नहीं देगा, है ना, राइट, सुबह सुबह चढ़ा क्लास में चले आते हैं, एक ही चीज स्पैम करते रहते हैं। ठीक है, तो वो होमोजेनियस कंज्यूम करके आए हैं। ठीक है, अगला आपका हेटेरोजेनियस, हेटेरोजेनियस तो हेटेरोजेनियस का एग्जांपल क्या है, आप सैंड एंड सॉल्ट ले लो, सैंड एंड सॉल्ट आपको क्लियरली दिखाई देगा, है ना, सारे कंपोनेंट अलग दिखाई देंगे। ठीक है, इसके अलावा शुगर एंड सॉल्ट ले लो, शुगर एंड सॉल्ट ले लो, इसके एग्जांपल हो गए, है ना। वाटर एंड ऑयल जो बोल रहे हैं, क्या नाम इनका, रविशंकर जैसे बोलते हैं, वाटर एंड ऑयल, रविशंकर वाटर एंड ऑयल जो है ना, इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, बिकॉज़ वाटर एंड ऑयल आपको ऑयल दिखाई देता है, आपको ऑयल दिखाई देता है, आपको दो कंपोनेंट दिखाई देते हैं, वहां पे आपको ऑयल ऊपर दिखाई देगा, ऑयल फिल्म दिखाई देगा ऊपर में, नीचे में आपको वाटर दिखाई देगा, इनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, है ना, राइट, मल्टीपल फेज दिखाई देंगे, नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो ध्यान रखना रविशंकर वाटर एंड ऑयल जो है वो हेटेरोजेनियस के अंदर आता है, होमोजेनियस के अंदर नहीं आता है। ठीक है, क्या क्लियर है यहाँ तक? बताओ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हम्म,
सर व्हाट आर द एक डाउट यहाँ पे, व्हाट आर द साइज ऑफ पार्टिकल इन बोथ मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर। देखो ऐसे पूछता तो है नहीं, राइट, लेकिन होमोजेनियस के बारे में बात करें, होमोजेनियस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं वो आपके जनरली 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, राइट, 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। होमोजेनियस जो पार्टिकल होंगे वो 1 नैनोमीटर से छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, और जो हेटेरोजेनियस पार्टिकल होते हैं वो बड़े होते हैं, वो लाइक आपके 1 से 100 के बीच में वैरी कर सकते हैं, ठीक है रितु, राइट। इमल्सिफिकेशन पाएंगे, पहचान पाएंगे, इमल्सिफिकेशन पाएंगे, हम टू सॉल्यूशन पाएंगे, कोलेटर सॉल्यूशन पाएंगे, सस्पेंशन पढ़ना है हम लोग को, इंडल इफेक्ट पढ़ना है, ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ना है, ब्राउनियन मूवमेंट क्लास 12 का चैप्टर है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, ठीक है, कुछ कॉमन कोलेट पढ़ना है हम लोग को, एलिमेंट पढ़ना है, मेटल पढ़ना है, इसी में हम लोग को नॉन मेटल पढ़ने हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज से बहुत सारे सवाल हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत जल्दी सबको याद नहीं होता है, यहाँ पे मेमोरी देंगे आपको, जिसको आपको जल्दी याद हो जाएगा। कुछ रिएक्शंस भी देखेंगे हम लोग चैप्टर में। यहाँ तक क्लियर बताओ, एक बार रिवाइज करते हैं यहाँ तक, चलिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैटर, है ना, लेकिन आज नहीं पढ़ना बिल्कुल, ठीक है, जैसा तुम बोलो स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स से तुम्हारा बात करते हैं कभी। तो मैटर पढ़ेंगे है ना, मैटर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग बात की मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, हर वो चीज जो कि एक स्पेस ऑक्युपाई करता है, एक मास होता है, वॉल्यूम होता है, उसको बोलते हैं मैटर, उसको बोलते हैं मैटर, उसको बोलते हैं मैटर, ठीक है। बिल्कुल आपको मैटर ऑफ सेपरेशन पढ़ना है, सेक्शन था, मैटर ऑफ सेपरेशन पढ़ोगे आप, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद बात की हम लोग इसके बारे में 5 एलिमेंट्स के बारे में, पंच तत्वों के बारे में, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में बात की हम लोग, है ना, कि मैटर जो टाइनी पार्टिकल्स बने होते हैं, वैकेंट स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में, पार्टिकल जो है कंटीन्यूअस मोशन में है, और पार्टिकल जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, एक दूसरे से अटैच है ना। इसके बाद बात की हम लोग इसके बारे में सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, सॉलिड जो इसके पास क्या होगा, एक इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है बहुत कम होता है, राइट, इसका मतलब है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है काफी ज्यादा है। लिक्विड में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है और गैस में काफी वीक है। सॉलिड में सेफ डेफिनेट होगा, वॉल्यूम होगा इसका, लिक्विड में सेफ डेफिनेट आपके नहीं होंगे, लेकिन वॉल्यूम इसके पास होंगे, गैस के पास दोनों नहीं होंगे। इसके अलावा सॉलिड जो इसके पास डेंसिटी काफी ज्यादा होता है, लिक्विड में लो होता है और गैस में बहुत लो होता है। सॉलिड जो है ये कंप्रेस नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, लिक्विड जो है कंप्रेसिबल है और गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल है, गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल है, ठीक है, ओके। चलो इसके बाद बात की हम लोग गैस के बारे में, गैस के बारे में बात की तो अगर आप सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करोगे जिसको सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में करो डिपोजिशन, है ना, गैस से लिक्विड में करो तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से इवेपोरेशन, लिक्विड से गैस में करो तो इवेपोरेशन, सॉलिड से गैस करो तो मेल्टिंग, एंड लिक्विड सॉलिड करो तो फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। इसके बाद बात की हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है उसके बारे में बात की, आपको एक्सप्लेन की, एंड उस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग 5 तरह का मैटर है, सॉलिड, लिक्विड गैस, प्लाज्मा और बीसी, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बता दी, बात की प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा के बारे में कुछ फैक्ट जानना कि आयनाइज्ड गैस होता है, आयनाइज्ड गैस होता है और सुपर एनर्जाइज्ड एनर्जाइज्ड फॉर्म होते हैं, एक्साइटेड पार्टिकल होते हैं, एंड इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव होता है, राइट, मैग्नेटिक को अफेक्ट कर सकते हैं, मैग्नेटिक को अफेक्ट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर सकते हैं, राइट, स्टार्स में आपको मिल जाएगा, दैट इज सेलेस्टियल बॉडी में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करें फिफ्थ ऑफ मैटर दैट इज बीईसी, बीईसी के बारे में बात करें, है ना, बीईसी के बारे में बात की तो समझिए एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे पॉसिबल है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे टेंपरेचर भी बहुत लो चाहिए, यहाँ पे टेंपरेचर तापमान जो बहुत लो चाहिए, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो काफी ज्यादा कम होता है, सॉलिड से भी कम होता है, ये कहां पे इसको हम लोग ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कहां पे इसको हम लोग कैरियर कर सकते हैं, केवल गैस में, केवल गैस में, राइट, सॉलिड लिक्विड पॉसिबल हो सकता है बट तक हुआ नहीं है। इसके बाद एरिक कनल और कार्ल विमर जो है इसको रिसर्च किया 1995 में मिला था, बट सबसे पहले प्रेडिक्ट कौन किया था, एसेनबोर्ग और अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। चलिए फिर बात की हम लोग इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात की, यहाँ बात की सब्लिमेशन के बारे में, सब्लिमेशन कुछ एग्जांपल बताया आपको, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, आयोडीन जो पर्पल पेपर देगा, एंथ्रासीन, ड्राई आइस, आर्सेनिक, राइट, इसके अलावा सल्फर जो कि पॉइजनस गैस है, ड्राई आइस जो कि सॉलिड CO2 है, हाई प्रेशर रखोगे तो हाई प्रेशर में नहीं रखोगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लाउडी अपीयरेंस देगा और फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन के बारे में बात की, बॉइलिंग जो है एक नियमित तापमान पे होगा, इवेपोरेशन जो है रैंडम टेंपरेचर हो जाएगा, बॉइलिंग जो है बल्क फेनोमेनन है, इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फेनोमेनन है, बॉइलिंग कूलिंग नहीं देता है बट इवेपोरेशन जो करता है कूलिंग प्रदान करता है। फैक्टर्स ध्यान रखोगे आप कि सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, टेंपरेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन क्या कम होगा, और विंड स्पीड बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन क्या बढ़ेगा। फिर बात की हम लोग प्योर सब्सटेंस मिक्सचर के बारे में, प्योर सब्सटेंस जो है सिंगल टाइप होता है दैट इज गोल्ड सिल्वर, बट मिक्सचर जो है ये दो या दो सब्सटेंस के टाइप होते हैं जो आपस में मिले होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लास हो गया दैट इज 70% ऑफ CO 30% ऑफ जिंक। प्योर सब्सटेंस जो है वो इसलिए सेपरेबल नहीं है, मिक्सचर सेपरेबल है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होगा उसका अपना प्रॉपर्टी होगा, बट मिक्सचर का अपना प्रॉपर्टी नहीं है, वो दूसरे प्रॉपर्टी को शो करेगा। फिर बात की हम यूनिफॉर्म के बारे में, यूनिफॉर्म में जो है सॉरी आपका जो होमोजेनियस है और हेटेरोजेनियस के बारे में बात की हम लोग। होमोजेनियस जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगा, एग्जांपल वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन टी हो गया आपका, लेकिन हेटेरोजेनियस जो है यहाँ पे आपको नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगा, फॉर एग्जांपल वाटर एंड मड सॉल्यूशन। इसके अलावा आपका वाटर एंड सैंड सॉल्यूशन, है ना, ऑयल एंड वाटर सॉल्यूशन, राइट। आपका जो होमोजेनियस है वो सिंगल फेज में होगा और हेटेरोजेनियस मल्टीपल फेज में होगा। होमोजेनियस जो है वो सेपरेट करना आसान है, इसको इट इज नॉट इजीली सेपरेबल, बट हेटेरोजेनियस जो है इसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। होमोजेनियस जो है वो स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं इसमें, लेकिन हेटेरोजेनियस में बिग साइज पार्टिकल्स होते हैं। होमोजेनियस जो है ये नेकेड ऐसे दिखाई नहीं देगा, हेटेरोजेनियस जो है आपको नेकेड ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। सर आपकी मॉम अब ठीक है, बिल्कुल अब ठीक है, थोड़ा फीवर हो गया था बट ठीक है ना। थैंक यू फॉर आस्किंग। पीरियड टेबल सर लास्ट में होगा, बिल्कुल पीरियड टेबल जो है सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू, नहीं अभी इसमें कभी अभी कुछ चीज बचा हुआ है, राइट, जो हम कल करेंगे, आज के लिए सफिशिएंट इतना, ठीक है। इसे क्वेश्चन भी करेंगे कल, नहीं एक मिनट, कल तो सैटरडे यार, कल तो शनिवार है, कल शनिवार का पेपर होने वाला है, ध्यान दो कल पेपर होने वाला है, पेपर 2 शाम को 7 बजे, ठीक है, शाम को 7 बजे पेपर होगा, ठीक है। सर लॉज ऑफ मोशन अगर पार्ट 2 आपने पहले पढ़ाया है तो उसका लिंक सेंड कर दीजिएगा प्लीज। यदि वो यूट्यूब पर नहीं है, ठीक है। शायद शादी में बुला रहे हैं, शादी में बुला रहे हैं, मेरे शादी करने का समय है, लड़कियां फील्डिंग आने लगी हैं भाई, पहले अच्छी थी, देखते हैं अभी आप गाँव में क्या, नहीं गाँव में तो नहीं है, दिल्ली में है। सर सीएपी पेपर 2 रविशंकर पेपर 2 जो है वो सैटरडे को शाम को होता है, केवल सैटरडे होता है, राइट। दूसरा बात ये कि ऑलमोस्ट 30 लेक्चर के आसपास हो चुके हैं, ये 30 लेक्चर तरीके से कर लो, ठीक है, क्योंकि पूरे सिलेबस को हम टोटल 6 में डिवाइड किए हैं और बहुत डिटेल में हम लोग चीज़ों कवर किए हैं, बहुत डिटेल में, ठीक है। कहाँ होगा पेपर 2? पेपर यहीं पे होगा, इसी चैनल पे होता है शाम को 7 बजे। सर आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। करंट अफेयर्स जो है मंथ के लास्ट संडे को होगा, ठीक है, मंथ के लास्ट संडे को होगा, ओके। चलो वो 30 लेक्चर सफिशिएंट है क्या? नहीं, देखो 30 लेक्चर जो है ना आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है, और जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी थीम से आएंगे, क्वेश्चन जो आएंगे उसी थीम से आएंगे, इतना तो कंफर्म है। लेकिन तुमको लिखते रहना पड़ेगा, एज एन ऑफिसर यू आर सपोज टू रीड द क्वेश्चन, एनालाइज इट और आंसर अकॉर्डिंगली। आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, है ना, यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, तो बिहेव लाइक वन, आपको सोच के समझ के एनालाइज करके आपको आंसर देना पड़ता है, ठीक है।
तो ये 30 लेक्चर आपको हेल्प करेगा समझने में, है ना? हुँ? ऑलराइट, चलो फिर।